स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे जनवरी 2015 में लिंग चयनात्मक गर्भपात और घटते शिशु लिंगानुपात की समस्या से निपटने के लिए शुरू किया गया था। 2. यह योजना अब बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण पर जोर देती है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास और सामुदायिक जागरूकता शामिल है। 3. अब इसे मिशन शक्ति में शामिल कर दिया गया है, जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक समग्र पहल है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इसे जनवरी 2015 में लिंग चयनात्मक गर्भपात और घटते शिशु लिंगानुपात की समस्या से निपटने के लिए शुरू किया गया था, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां हैं। अतः कथन 1 सही है। यह योजना अब स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास और सामुदायिक जागरूकता को शामिल करते हुए बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण पर जोर देती है। पिछले एक दशक में BBBP ने कई मंत्रालयों के बीच सहयोग के माध्यम से अपने दायरे का विस्तार किया है। अतः कथन 2 सही है। BBBP योजना को अब मिशन शक्ति के साथ एकीकृत किया गया है, जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसे वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान लागू किया जाएगा। अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। सार्वजनिक ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सार्वजनिक ऋण से तात्पर्य उस कुल धनराशि से है जो सरकार बाहरी ऋणदाताओं और घरेलू उधारदाताओं को देती है। भारत में सार्वजनिक ऋण में संघ सरकार के सभी दायित्व शामिल होते हैं, जिनका निपटान भारत की समेकित निधि से धन का उपयोग करके किया जाना आवश्यक होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सार्वजनिक ऋण से तात्पर्य उस कुल राशि से है जो सरकार बाहरी ऋणदाताओं और घरेलू उधारदाताओं को देती है। अतः कथन 1 सही है। भारत में सार्वजनिक ऋण में केंद्र सरकार के सभी दायित्व शामिल होते हैं, जिन्हें भारत की समेकित निधि से धन का उपयोग करके निपटाना आवश्यक होता है। अतः कथन 2 सही है। बाह्य ऋण ये किसी देश के ऋण का वह हिस्सा है जो विदेशी ऋणदाताओं को दिया जाता है, जिसमें विदेशी सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और देश के बाहर की निजी संस्थाएं शामिल हैं। आंतरिक ऋण या देश के भीतर उधारदाताओं को दिया जाने वाला ऋण है, जिसमें व्यक्ति, बैंक और अन्य घरेलू संस्थान शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उन डिजिटल प्रणालियों को संदर्भित करता है जो सुरक्षित हैं और एक साथ काम करते हैं, जिससे लोगों को जोड़ना, जानकारी साझा करना और कुशलतापूर्वक धन हस्तांतरित करना आसान हो जाता है। कथन 2. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के 50 in 5 अभियान ने आने वाले 5 वर्षों के दौरान कम से कम 50 नए देशों में DPI लागू करने का लक्ष्य रखा है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी. कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी. कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी DPI उन डिजिटल प्रणालियों को संदर्भित करता है जो सुरक्षित हैं और एक साथ काम करते हैं, जिससे लोगों को जोड़ना, जानकारी साझा करना और कुशलतापूर्वक धन हस्तांतरित करना आसान हो जाता है। अतः कथन 1 सही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के 50 in 5 अभियान ने आने वाले 5 वर्षों के दौरान कम से कम 50 नए देशों में DPI लागू करने का लक्ष्य रखा है। अतः कथन 2 सही है। यह अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है। UNDP विश्व भर के देशों और क्षेत्रों में लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करने के लिए काम करता है। अतः विकल्प बी सही है, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की गई? ए. केंद्रीय भूजल बोर्ड, बी. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, डी. नीति आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए,
केंद्रीय भूजल बोर्ड, चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने वर्ष 2024 की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की। भूजल गुणवत्ता मूल्यांकन केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किया गया, जिसका उपयोग विभिन्न हितधारकों द्वारा उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करने तथा आगामी योजना बनाने के लिए किया जा सकता है। यह रिपोर्ट भूजल गुणवत्ता निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली रिपोर्ट है, जो डेटा संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या में एकरूपता सुनिश्चित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विधियों का उपयोग निष्कर्षों की विश्वसनीयता और तकनीकी सावधानी की ओर बढ़ाता है। यह रिपोर्ट पृष्ठभूमि निगरानी, प्रवृत्ति विश्लेषण और हॉटस्पॉट पहचान के माध्यम से भारत की भूजल की गुणवत्ता का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, डिजिलॉकर, डिजी यात्रा, कोविन और फास्टैग का प्रायः समाचारों में उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? ए. डिजिटल इंडिया पहल, बी. अंतरिक्ष अन्वेषण प्रौद्योगिकियां, सी. रक्षा और सैन्य नवाचार, डी. नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, डिजिटल इंडिया पहल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डिजिलॉकर डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है, जो नागरिकों को दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप से संग्रहित, साझा और सत्यापित करने में सक्षम बनाता है, जिससे भौतिक दस्तावेजों पर निर्भरता कम हो जाती है। डिजी यात्रा नगर विमानन मंत्रालय द्वारा समन्वित एक उद्योग आधारित पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न हवाई अड्डा जांच चौकियों पर चेहरे की पहचान प्रणालियों के माध्यम से यात्रियों को डिजिटल यात्रा का अनुभव प्रदान करना है, जिससे कागज रहित और निर्बाध यात्रा की सुविधा मिलती है। कोविन भारत सरकार द्वारा समग्र देश में कोविड-19 टीकाकरण के कुशल संचालन और प्रबंधन के लिए विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें पंजीकरण, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग और प्रमाण पत्र निर्माण शामिल है। फास्टैग भारत में टोल संग्रहण की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, जिसका संचालन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID तकनीक के उपयोग पर आधारित है, जिससे इससे जुड़े प्रीपेड या बचत खाते से सीधे स्वचालित टोल भुगतान की सुविधा मिलती है, जिससे टोल प्लाजा के माध्यम से निर्बाध आवागमन को बढ़ावा मिलता है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात यानी CRR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बैंक की जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसे उसे भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी भंडार के रूप में रखना होता है। 2. प्रत्येक गैर अनुसूचित सहकारी बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को स्वयं अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के पास CRR बनाए रखना आवश्यक है। 3. मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI CRR बढ़ाता है, जिससे मुद्रास्फीति को प्रबंधनीय स्तर पर बनाए रखने में मदद मिलती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आरक्षित नकदी निधि अनुपात यानी CRR, यह किसी बैंक की जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसे उसे भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित के रूप में रखना होता है। अतः कथन एक सही है। यह RBI द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख साधन है। भारत में सभी बैंकों, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को RBI के पास CRR बनाए रखना होता है। प्रत्येक गैर अनुसूचित सहकारी बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को स्वयं या भारतीय रिजर्व बैंक के साथ आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। अतः कथन 2 सही है। बैंक CRR राशि को कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को उधार नहीं दे सकते। बैंक उस धन का उपयोग निवेश उद्देश्यों के लिए नहीं कर सकते तथा बैंक उस धन पर कोई ब्याज अर्जित नहीं कर सकते, जो कि बैंक की जमा राशि का एक हिस्सा RBI के पास है। इसलिए किसी भी आपात स्थिति में राशि की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। CRR मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक 30 महत्वपूर्ण खनिजों में एंटीमनी, बेरिलियम और ग्रेफाइट को शामिल किया है। 2. महत्वपूर्ण खनिजों में घरेलू निवेश को सुरक्षित करने के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है। 3. खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 ने कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों को पुनर्वर्गीकृत किया तथा उन्हें परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महत्वपूर्ण खनिज, खान मंत्रालय ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक माना गया है। अतः कथन 1 सही है। ये खनिज है एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम,
जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, पीजीई, फास्फोरस, पोटाश, आरईई, हीरेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, मैनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम। खान मंत्रालय ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य एजेंसियों के माध्यम से देश में इन खनिजों की खोज पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी को 3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड के इक्विटी योगदान के साथ शामिल किया गया है, ताकि आपूर्ति पक्ष आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए लिथियम, कोबाल्ट और अन्य जैसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रकृति की विदेशी खनिज परिसंपत्तियों की पहचान और अधिग्रहण करना है। अतः कथन 2 सही नहीं है। काबिल ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के साथ अनुबंध किया है। संसद ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया, जिसके तहत कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों पर प्रतिबंधात्मक वर्गीकरण हटा दिया गया, जिन्हें पहले परमाणु खनिज माना जाता था। अतः कथन 3 सही है। परमाणु खनिजों से तात्पर्य ऐसे खनिजों से है जिनका उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन या उपयोग अथवा उससे संबंधित विषयों पर अनुसंधान के लिए किया जाता है या किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार के कुलीन तंत्र रूप की विशेषता नहीं है? ए, सत्ता एक छोटे समूह के लोगों के पास है। बी, राजनीतिक निर्णयों पर जनता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। सी, धन का एक चयनित समूह के बीच केंद्रीकरण। डी, शासन सत्ता तक पहुंच में विशिष्टता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुलीन तंत्र एक प्रकार की सरकार है जिसमें सत्ता व्यक्तियों के एक छोटे समूह के हाथों में केंद्रित होती है। शासक समूह की पहचान कुलीनता, धन, शिक्षा, प्रसिद्धि या कॉरपोरेट, धार्मिक, राजनीतिक या सैन्य संस्थाओं पर नियंत्रण जैसे कारकों से की जा सकती है। प्रमुख विशेषताओं में शासक वर्ग में शामिल होने में बाधाओं के साथ विशिष्टता, एक छोटे समूह के भीतर धन का संकेंद्रण तथा नागरिकों का सीमित राजनीतिक प्रभाव शामिल है। कुलीन तंत्र में आम जनता का राजनीतिक निर्णयों पर सीमित या कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि सत्ता एक छोटे विशिष्ट समूहों के हाथों में केंद्रित होती है, जो धन, कुलीनता या सैन्य नियंत्रण जैसे कारकों से अलग होता है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसमें निर्धारित किया गया है कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों का जल भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाएगा। 2, सिंधु जल संधि के अंतर्गत दोनों देशों को एक स्थायी सिंधु आयोग का गठन करना होगा, जिसकी वार्षिक बैठक अनिवार्य होगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत एवं पाकिस्तान के बीच कराची, पाकिस्तान में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि सिंधु नदी तथा इसकी 5 सहायक नदियों सतलुज, व्यास, रावी, झेलम एवं चिनाब के जल के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित करती है। इसमें निर्धारित किया गया है कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों का जल भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाएगा। अतः कथन 1 सही है। इसमें 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब तथा झेलम को भारत द्वारा कुछ गैर उपभोगी कृषि एवं घरेलू उपयोगों को छोड़कर अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया तथा 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास एवं सतलुज को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया। इसका अर्थ यह है कि 80% जल पाकिस्तान को चला गया, जबकि शेष 20% जल भारत के उपयोग के लिए रहेगा। सिंधु जल संधि के अंतर्गत दोनों देशों को एक स्थायी सिंधु आयोग का गठन करना होगा, जिसकी वार्षिक बैठक अनिवार्य होगी। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। 2, यह पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हिरणों की 5 प्रजातियां मिलती हैं। 3, यह बंगाल टाइगर और लुप्तप्राय भारतीय एक सींग वाले गैंडों का भी निवास स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उपर्युक्त विवरण से सबसे बेहतर रूप से संबंधित है? ए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। डी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में विस्तारित है। यह राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जहां से सुहेली और मोहना नदियां प्रवाहित होती हैं,
किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जहां से शारदा नदी प्रवाहित होती है और करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जहां से गेरुआ नदी प्रवाहित होती है। यह हिरणों की 5 प्रजातियों के लिए अद्वितीय है, जिनमें दलदली हिरण, बारहसिंघा भी शामिल है। यह बंगाल टाइगर और संकटग्रस्त भारतीय एक सींग वाले गैंडे का भी आवास है, जो इसे पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण बनाता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, झींगा पालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा झींगा उत्पादक राज्य है, जो भारत के झींगा उत्पादन का 70% उत्पादन करता है। 2. भारत में सभी झींगा इकाइयां MPEDA समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है। 3. भारत में झींगा इकाइयां HACCP खतरा विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु आधारित खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का पालन नहीं करती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। झींगा पालन। झींगा क्रस्टेशियन शेलफिश का एक रूप है, जिसका शरीर अर्धपारदर्शी होने के साथ चपटा होता है तथा उदर लचीला होने के साथ इसके पश्च भाग में संलग्न होता है। उनके करीबी वंशज में केकड़े, क्रेफिश और झींगा मछली शामिल है। ये सभी महासागरों में उथले और गहरे जल में तथा मीठे जल के झीलों एवं झरनों में पाए जाते हैं। झींगा पालन का आशय मानव उपभोग के लिए तालाबों या टैंकों जैसे नियंत्रित क्षेत्रों में झींगा पालन करना है। भारत विश्व के सबसे बड़े झींगा निर्यातकों में से एक है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा झींगा उत्पादक राज्य है, जो भारत के झींगा उत्पादन का 70% है, अतः कथन 1 सही है। सभी झींगा इकाइयां समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हैं, अतः कथन 2 सही है। वे अमेरिकी संघीय विनियम संहिता के अनुसार HACCP आधारित खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का पालन करते हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। वर्ष 2002 से जलीय कृषि में औषधि किंतु हानिकारक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मोतीलाल नेहरू समिति 1928 के समय से ही भारतीय नेतृत्व जसोली की प्रबुद्ध अवधारणा के पक्ष में था। नागरिकता संविधान के अंतर्गत संघ सूची में सूचीबद्ध है और इस प्रकार यह संसद के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। 3. संविधान में नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन नागरिकता के हकदार विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों का विवरण भाग 2 में दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।